हेलो स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में अपन ने पादप में जल अवशोषण की क्रिया विधि देखी थी कि जल अवशोषण होता है वो किस टाइप से होता है। आज जो अपना टॉपिक है वो है पादप में जल अवशोषण की क्रिया विधि। लास्ट में नॉर्मल अपन ने पादप में जल अवशोषण के अलग अलग प्रकार के मार्ग देखे थे, जिसमें अपन लेटरल पाथवे देख रहे थे। और लेटरल पाथवे में नॉर्मल अपन कहते हैं जल होता है वो मूल रोम से अधिचरम, अधिचरम से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से फिर अपने एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकिल और फिर अपने जाइलम में एंटर होता है। आज जो अपना टॉपिक है वो है अपने पादप जल अवशोषण क्रिया विधि। देखो, पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो एक साइंटिस्ट था, क्रेमर। कौन था? क्रेमर। इस क्रेमर के अनुसार पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सक्रिय जल अवशोषण, यानी एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन, और एक होता है निष्क्रिय जल अवशोषण, यानी पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। तो अपन सक्रिय अवशोषण होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी 2 से 4% तक ही इससे जल अवशोषित हो पाता है। और वास्तव में जो जल अवशोषण होता है वो निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा होता है। और 96 से 96 से 98% जल अवशोषण किससे होता है? अपने निष्क्रिय जल अवशोषण होता है। तो देखो, पादपों में जो जल अवशोषण होता है वो किस टाइप से होता है। तो पहले अपन देखते हैं सक्रिय जल अवशोषण। देखो, सक्रिय जो जल अवशोषण होता है, जल अवशोषण, वो अपन कहते हैं कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। कब होता है? यह केवल वाष्पोत्सर्जन न या कम होने की स्थिति में होता है। कब होता है? ये या तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, या फिर अपन कहते हैं जो ये जो कम हो रहा हो उस टाइम ये ज्यादातर होता है। ये जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि भाई जल जो होता है, इसमें जल के जो अवशोषण होता है, जल का अवशोषण, इसमें जो जल का अवशोषण होता है वो परासरणी सांद्रता के विपरीत होता है। कैसा होता है? परासरणी सांद्रता के विपरीत होता है। और परासरणी सांद्रता के रूप में विपरीत होने के कारण अतः इसमें क्या होती है? इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी एटीपी के रूप में इसमें क्या होगी? ऊर्जा खर्च होती है। किसमें? इसे अपन सक्रिय जल अवशोषण में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? भाई इसी के अंदर सक्रिय जल अवशोषण जो होता है उसके अंदर बात करें कि भाई होता क्या है, इसमें किस तरह से जल अवशोषण होता है। तो अपन क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें रात्रि के समय, रात्रि व्यवस्था या सीधा लिखते हैं इसमें मूलरोम से जल अवशोषित इसमें मूलरोम से जल अवशोषित करता नहीं कि जाइलम तक क्या होता है? धनात्मक। इसमें मूलरोम जल अवशोषित कर तने के जाइलम तक ये क्या करते हैं? धनात्मक दाब उत्पन्न करते हैं। जैसे ही धनात्मक दाब उत्पन्न होता है तो इससे क्या होता है? जल है वो ऊपर की ओर गमन करता है, जिससे अपन कहेंगे जिससे जल गमन करता है, जल गति करता है। किस में गति करता है? भाई पादप में गति करता रहता है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखने की वाष्पोत्सर्जन न होने की स्थिति में होता है। और कब होता है? परासरणी सांद्रता के विपरीत होता है। और किसके कारण होता है? धनात्मक दाब, जो किसके द्वारा पैदा होता है? मूल रोम के द्वारा पैदा होता है, और वो आगे की और जल को आगे धकेलता रहता है। दूसरी अपन बात करते हैं किसकी? निष्क्रिय जल अवशोषण की। निष्क्रिय जल अवशोषण, देखो जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है वो ज्यादातर यही होता है। कौन सा निष्क्रिय जल अवशोषण? कितना होता है? 96 to 98% होता है।
ये क्या है, पराश्रयी सांद्रता की दिशा में होता है, इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें मूल का कोई रोल नहीं है, मूल का कोई रोल नहीं, कोई उपयोग कोई मुख्य भूमिका, मूल की कोई मुख्य भूमिका नहीं होती। तो क्या होता है, इसमें एक बल लगता है, कौन सा, वाष्पोत्सर्जन। कौन सा बल लगता है इसमें, वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण जल अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। किसके कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन। भाई जैसे मान लो अपने पास ये पत्ती है और ये क्या है कि तना है, किसी कोई पद वो तना है, और ये इसकी मान लो जड़ है, और जड़ से ये मूलद्रोण है, तो यहाँ से पानी होता है भाप बनकर उड़ता है। पानी क्या हो, भाप रंध्र से, यहाँ पर क्या है, रंध्र होते हैं, तो रंध्र से पानी भाप बनकर उड़ता है, तो यहाँ की कोशिका में पानी की कमी हो जाती है, तो इसके जस्ट वो पीछे वाली कोशिका से पानी क्या कर लेगा, वो खींच लेगा, तो ये अपनी जस्ट पीछे वाली कोशिका से खींच लेगी, ये कोशिका अपने पीछे वाली कोशिका से खींच लेगी, ये कोशिका मूल वाली पीछे कोशिका से खींच लेगी, और मूल वाली किससे खींच लेगी, मूलद्रोम से, और मूलद्रोम किससे खींच लेगा, सोइल में जो कोशिका तो जल होता है उसको खींच लेता है। इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है वो इसमें मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। तो ध्यान रखना, एक होता है सक्रिय अवशोषण, एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में अपन कहते हैं कि ऊर्जा खर्च होती है, अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि निष्क्रिय अवशोषण में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती। ज्यादातर जो अवशोषण होता है वो किस भाग से होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण से ही होता है। क्यों कि अपन जैसे जैसे इसमें आगे वृद्धि करेंगे तो इसमें क्या होगा भाई, जल अवशोषण होगा, और जल अवशोषण किस कारण होगा, भाई यहाँ की कोशिकाओं में पानी उड़ेगा तो यहाँ की इसकी जो डीपीडी होती है वो ज्यादा हो जाती है, और इसकी डीपीडी क्या रहती है, कम रहती है। तो अपन कहते हैं पानी हमेशा कम डीपीडी की ओर चला जाता है, अधिक डीपीडी की ओर चला जाता है। ये तो हुआ जल अवशोषण की। तो क्रेमर ने जल अवशोषण में ज्यादातर मुख्य भाग किसका माना, इसी का मानना था। देखो सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण की जो अपन कहते हैं उदाहरणाएं वगैरह थी, या इसका जो क्रियाविधि थी वो किसने प्रस्तुत की थी, क्रेमर ने प्रस्तुत की थी। अब अगला अपना टॉपिक है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन से कारक होते हैं वो जल अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, प्राप्य जल की। प्राप्य जल एक्चुअल में क्या होता है, प्राप्य जल होता है केशिकत्व जल। केशिकत्व जल मतलब ये जितना ज्यादा होगा तो क्या होगा, अवशोषण ज्यादा होगा, और कम होगा तो क्या होगा भाई, अवशोषण कम होगा, अवशोषण कम हो जाएगा। ज्यादा होगा और कम होगा तो अवशोषण कम हो जाएगा। उसके बाद अपन कहते हैं प्राप्य जल होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है किस पर, अपन कहेंगे जल धारण क्षमता पर, धारण क्षमता, और एक होती है स्थायी मलानी प्रतिशतता। देखो जल धारण क्षमता क्या होती है, जल धारण क्षमता अपन ये कहते हैं कि भाई पानी होता है वो गुरुत्वाकर्षण के बल के बाद में, यानी गुरुत्वीय बल के बाद में, गुरुत्वीय बल के द्वारा अतिरिक्त जल मृदा से हटा देने के बाद, मृदा से हटाने के बाद मृदा में बचा जल क्या कहलाएगा भाई, अपना जल धारण क्षमता कहलाती है। जैसे अपन कोई कचपड़े में गीली मिट्टी में लटका छोड़ देते हैं तो उससे बूंद बूंद पानी निकलता चला जाता है। ये कंडीशन ऐसा होती है जब पूरा पानी उसका निकलना बंद हो जाता है। तो अपन ये थोड़ी कहेंगे भाई इसकी पूरी तरह से वो मिट्टी है वो पूरी तरह सूख गई। मिट्टी पूरी तरह नहीं सूखी, उसमें क्या है अभी भी मिट्टी में पानी है। वो मिट्टी की पानी क्या है, जल धारण क्षमता होती है। दूसरी होती है स्थायी मलानी प्रतिशत। भाई गमले में अपन ने कोई पौधा लगा रखा, उसको अपन कोई पानी नहीं दे रहे, तो मृदा में पानी की वह मात्रा जहां पादप की पत्तियां क्या होने लगी है,
पादप की पत्तियां प्रथम बार स्थायी रूप से मुरझाएं, स्थायी रूप से मुरझा जाए, वो क्या होगी आपकी स्थायी मलानी प्रतिशतता होगी। देखो स्थायी मलानी प्रतिशतता और जल धारण क्षमता के आधार पर कहेंगे कि जैसे जैसे अपन कहते हैं मृदा में अपन कहेंगे जल की मात्रा जल धारण क्षमता से स्थायी मलानी प्रतिशतता से, स्थायी मलानी प्रतिशतता से कहाँ तक, से जल धारण तक बढ़ेगी, जल धारण क्षमता तक बढ़े तो क्या होगा, तो अवशोषण बढ़ेगा। लेकिन अगर कमी हो जाए, जल की कमी हो गई तो क्या आ गई भाई, कार्य की शुष्कता आ जाती है, कार्य की शुष्कता आ जाएगी। ऐसे ही अपन कहते हैं कि जल की अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाए तो क्या होगी, वातन कम हो गया, वातन कम, और वातन कम से क्या होगी, जड़ें गल जाएगी, गलती है, और जड़ें गलेगी तो अवशोषण क्या हो गया भाई, कम हो गया, अवशोषण कम हो गया। अब अवशोषण कम हो गया इसका मतलब सीधा से क्या हो गया भाई, इसका अवशोषण कम हो गया, इसका मतलब क्यों हो गया, क्योंकि जड़ें गल गई। और ऐसी कंडीशन होती है, जल की अधिकता होना क्या कहलाता है, अपना जलाक्रांति कहलाता है। क्या कहलाएगा, जलाक्रांति बोलेंगे। तो जलाक्रांति की स्थिति आ जाने पर हमेशा अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन कौन सी, ताप की। अब देखो अपने ताप को याद करने के लिए रामबाण ध्यान में रखना है। रामबाण मतलब ये चीज, इधर अपन कर देते हैं क्या भाई, ताप, इधर कर लेते हैं अवशोषण, जल अवशोषण। देखो शुरुआत में जब ताप बढ़ता है, यानी ताप बढ़ेगा तो अवशोषण भी बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गया, अवशोषण अधिकतम हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर तापमान बढ़ेंगे तो बाद में क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सर्वाधिक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सर्वाधिक हो गया। एक उत्तम ताप जो होता है अवशोषण के लिए, उत्तम ताप वो कौन सा था भाई, 21 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो उत्तम ताप होता है। इसके बाद अगर तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है तो अपन कहते हैं अवशोषण भी घट जाता है। तीसरी बात कहते हैं वायु। तो मृदा में अच्छी वातन होगा, अच्छा वातन, वातन मतलब वायु, तो क्या होगा, अवशोषण ज्यादा, और अगर कम होगा तो अवशोषण क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, अवशोषण क्या होगा, कम हो गया। जैसे अपन अभी जलाक्रांति की बात की, जलाक्रांति की स्थिति में वायु में वातन नहीं होता, और वातन नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है भाई, अवशोषण कम हो जाता है। उसके बाद चौथी बात करें, लवणों की सांद्रता, मृदा में लवणों की सांद्रता। तो देखो लवणों की सांद्रता क्या होती है भाई, यहाँ पे भी अपन बात करते हैं, लवणों की सांद्रता जो होती है वो जल अवशोषण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, 1/, लवण की सांद्रता। अगर मृदा में लवणों की सांद्रता ज्यादा होगी, अवशोषण कम होगा, लवणों की सांद्रता कम होगी, अवशोषण ज्यादा होगा। ऐसे ही बात करते हैं अपन वाष्पोत्सर्जन की, वाष्पोत्सर्जन। तो देखो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, नॉर्मल अपन कहते हैं वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन किसके समानुपाती होता है, जल अवशोषण की। इसका मतलब अगर वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा तो जल अवशोषण बढ़ेगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल अवशोषण भी कम हो जाता है। तो ये है आपका जल अवशोषण। इसी के लेसन में अपना सेकंड जो टॉपिक है वो है रसारोहण। क्या है वो, अपना रसारोहण, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।